अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट के अंदर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं वाइस चेयरमैन वज़ीर आला शिकायत सेल ज़िला सियालकोट जनाब महर ज़ीशान मुश्ताक एडवोकेट साहब। उनसे जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गहरे बादल इस वक्त मुश्किलात के छाए हुए हैं। उनसे पूछते हैं कि आखिर इसकी वजह क्या है और सुप्रीम कोर्ट तशरी करने जा रही है आर्टिकल 63A के ऊपर, तो उसमें इनको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनके बीइंग अ पीटीए वर्कर के क्या सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली का फ़ैसला सुनाएगी या फिर डी सीट की तरफ खाली जाएगी। तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। ये चीज़ बता दें कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं कि हमें राय दें अपनी के आर्टिकल 63A के तहत खाली इनको डी सीट करना है जो मुनहरफ अरकान हैं उनको, कि या फिर ताहयात नाअहली की तरफ जाना है। डेफिनेटली अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की आपको तशरीह चाहिए तो वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट से बेहतर कोई अदारा नहीं है। तो चीज़ें जिस तरह से डेवलप हो रही हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है पार्टी ने तो अपने आप को जो सेफ साइड है या जो वो बेहतर समझती है और हमारे लीडरान जो बेहतर समझते हैं वही फ़ैसला करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसमें अपनी इंशाल्लाह बेहतर जो है वो राय देगी और तशरीह करेगी। क्या लगता है आपको कि पीटीआई के हक़ में कौन सी चीज़ होगी, ताहयात नाअहली मुनहरफ अरकान की या फिर खाली डी सीट करना? अच्छा, इसमें मैं ज़रा एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि खाली पीटीआई के हक़ में बेहतर नहीं होगा, ये ओवरऑल मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा, पाकिस्तान की बाकी जमातों के लिए बेहतर होगा कि ये जो चीज़ें चलती हैं ना, हॉर्स ट्रेडिंग, आज इधर कल उधर परसों इधर, वोट आपने किसी एक पार्टी से लिया हुआ है, चाहे वो मुस्लिम लीग PMLN है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे तो आप एकदम आपका ज़मीर जागता है, फिर आप उस पार्टी की सीट भी नहीं छोड़ते और फिर आप कहते हैं जी नहीं नहीं नहीं, मैं वोट तो मैंने पीटीआई के वर्कर के लिए हुए हैं, या वोट मैंने नून लीग के वर्कर के लिए हुए हैं, या वोट मैंने पीपल्स पार्टी के वर्कर के लिए हुए हैं, लेकिन चूंकि मेरा ज़मीर जाग गया है अब मैं इसके खिलाफ करूँगा और मैं जाऊँगा दूसरी साइड पे। तो इस चीज़ को अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे अगर हमारी वजह से ब्रेक लग जाती है तो ये मेरे ख्याल से पूरे ओवरऑल बेहतर चला जाए। लेकिन ज़ीशान भाई मुझे ये बता दें कि खाली डी सीट अगर होते हैं अरकान तो वो तो दोबारा चले जाएंगे, आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ दोबारा इलेक्ट होकर असम्बलियों में आ जाएंगे। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या खाली इनको डी सीट करना चाहिए या फिर ताहयात नाअहल करना चाहिए? आपकी क्या राय है? मेरी राय में तो सर ये चीज़ ये है कि इनको ताहयात नाअहल करना चाहिए, नंबर 1। लेकिन अगर वो डी सीट भी हो जाते हैं, इस चीज़ को हम पकड़ लेते हैं कि मिनिमम तो यही है ना कि वो डी सीट हो जाएंगे, तो सर डी सीट हो के वापस हल्के में जाएंगे, हल्के की अवाम से वोट लेंगे। तो 100 बिस्मिल्लाह अगर फ़र्ज़ करें हल्के की अवाम समझती है कि भाई आप जिस पार्टी की तरफ से वोट लेके गए थे उस पार्टी ने डिलीवर नहीं किया, अब आप इस पार्टी की तरफ से हमारे पास आ गए हैं, हम आपको वोट दे देते हैं, तो 100 बिस्मिल्लाह आए, लेकिन तरीके से आए, आप अहलाकी कदरें पूरी करके तो आए ना। लेकिन आपने कहा कि उनको ताहयात नाअहल करना चाहिए। कल की अगर बात है, फैसल वाडा साहब का केस वहाँ पे चल रहा है अभी, तो उसमें फैसल वाडा साहब के वकील कह रहे हैं कि आप उनको ताहयात नाअहली की तरफ क्यों लेके जा रही हैं, उनको किस तरह आप कर सकते हैं? ताहयात नाअहली का मतलब है किसी भी सियासतदान की एक सियासी मौत है, उसकी एक सियासी कत्ल करने के बराबर है। आज आप कह रहे हैं कि इनको ताहयात नाअहल करना चाहिए। आखिर मामला क्या चल रहा है? हर बंदा अपने मफाद की खातिर दौड़ रहा है। देखिए, फैसल वाडा का केस और ये केस थोड़ा सा डिफरेंट है। फैसल वाडा साहब का केस आप भी बेहतर जानते हो, मैं भी उस चीज़ को थोड़ा सा एज आ कानून के तालिब इल्म मैं जानता हूँ थोड़ा सा। लेकिन जो ये चीज़ है कि मैं एक चीज़ पे आपको ऑल इन ऑल एक वक्त में माना, आपको लीडर तस्लीम किया, आपसे दरख्वास्त की कि मुझे टिकट दी जाए, ठीक है, और जब पार्टी ने टिकट दी, पार्टी के उस हलके के लोगों ने, वर्कर ने, सपोर्टर्स ने आपको वोट दिया, आपको इमरान खान साहब के नाम पे वोट दिया, आपको पीटीआई के नाम पे वोट दिया, और आज आप कह रहे हैं कि जी नहीं 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 नहीं, हमारा चूँकि हमारा ज़मीर जाग गया एकदम से, तो वो ये तो कोई तरीक़ाकार ना हुआ। और मैं इसलिए इसके हक़ में हूँ कि अगर आपको फ़र्ज़ करें आपका ज़मीर जाग भी गया था तो भाई आप रिज़ाइन करते, आप कहते भाईजान अब हमारा आपका गुजारा नहीं हो सकता, ये वजूहात हैं। जिस तरह एक शो काज नोटिस मैं समझता हूँ कि पार्टी ने इनको दिया, ये भी एक तहरीरी एहतजाज पार्टी को लिख के देते कि जनाब ये हमारी रिजर्वेशंस हैं, इनको क्लियर करें।
मुझे ये बता दें कि सिर्फ हम शख्सी आमरीत की तरफ नहीं कहीं ना कहीं जा रहे हैं हम इस चीज़ को लेकर। कल को अगर सिंपल मेजॉरिटी वाला भी अगर कोई बंदा को वज़ीर-ए-आज़म आ जाता है, वो अपनी ही पार्टी का अगर वो मुकम्मल पार्टी का अगर वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता है, तो ऐसे तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको? फिर तो मामला किस तरफ जा रहे हैं आपको नज़र आ रहे हैं। ये तो हम आमरीत की तरफ नहीं जा रहे, ये तो हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। नहीं नहीं, ना हम आमरीत की तरफ जा रहे हैं, ना हम डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। हम नहीं, लेकिन देखिए ना, कल को अगर कोई बंदा अगर सिंपल मेजॉरिटी लेकर आ जाता है, ठीक है, अपनी ही पार्टी का वो पूरी पार्टी का अगर वो कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाता है, तो फिर तो हम उसको हटा ही नहीं सकते, हम वज़ीर-ए-आज़म चेंज ही नहीं कर सकते। नहीं, देखिए पूरी पार्टी एक तरफ और 10 12 या 15 लोग एक तरफ है। आप इस चीज़ को उस चीज़ से मुआवजा नहीं कर सकते। अब एक बंदे ने पूरी पार्टी का जो है वो इत्मीनान खो दिया, अब बाकी तरफ पूरी पार्टी एक तरफ है और 10 12 लोगों का ज़मीर जागा। या तो होता ना कि बाकी सारे एमएनए का ज़मीर जाग जाता, तो फिर मैं समझता हूँ कि यार इमरान खान साहब में कोई कमी या कोताही है कि बाकी सारी जमात एक तरफ हो गई है और वो अकेले एक तरफ हैं। अब हुआ ये कि कल को भी जैसे आपने बात की है, तो मेरा ख्याल है कि इखलाकी तौर पे अगर पूरे फ़र्ज़ करें, आप कहते हैं कि 100 या 200 समथिंग लोग एक तरफ आ जाते हैं, 191 200 प्लस लोग एक तरफ आ जाते हैं, मेजॉरिटी तो यही बनती है ना, तो बाकी 172 की तो वो उसको 180 190 तक अगर कर लेंगे तो आपको इजीली ज़रा सारे मामला जो है ना तय हो जाए। तो वो एक तरफ आ जाती है, आप अकेले एक तरफ खड़े होते हैं, तो फिर तो मैं अगर फ़र्ज़ कर ज़ाती तौर पे मैं हूँ तो मैं तो कहूँ भाई जी मैनू माफ़ी दे दो, मेरा जान ले लो, क्योंकि तुसी मेरे अंगेज ही जा रहे हो तो मैं कोई गल नहीं हो सकता, मैं इस काबिल ना हूँ। सर, आप कानून के तालिब इल्म है, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि एक बंदा है, फ़र्ज़ कर लेते हैं वो किसी को कत्ल करने का इरादा रखता है, ठीक है, जिसको कत्ल करने का इरादा रखता है वो चला जाता है अदालत के पास, भाई इस बंदे ने मुझे कत्ल करना है, ये कह रहा है कि मैं तुझे कत्ल करूँगा, तो लिहाजा इसे फांसी पे चढ़ा दे। तो ये तो ऐसी बात है ना कि अभी उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, अभी पार्टी के अगेंस्ट गए नहीं है, अभी सिर्फ वो कह रहे हैं, आप पहले ही उनको कह रहे हैं कि इनको ताहयात नाअहल कर दें, पहले देखो तो सही उनको वोट तो कास्ट कर लेने दें। कानून में इरादा कत्ल की भी सज़ा है, और कानून में अगर किसी को ये कहा जाए कि जाके कत्ल कर दो, आपको शायद याद होगा कि जो भुट्टो साहब थे उनको किस दफ़ा के तहत सज़ाए मौत दी, वो 109 थी कि उन्होंने किसी को हुक्म दिया या आर्डर दिया कि जनाब इस बंदे को जाके कत्ल, वो खुद कत्ल करने नहीं गए थे, लेकिन वो तो किसी और सेंस में है ना, उन्होंने ऑर्डर किया। वो आपकी बात का जवाब दिया कि कानून में इरादा कत्ल की भी सज़ा, इरादा कत्ल की सज़ा, मेरी बात सुन ले आप, वो तो आप सीधा सीधा आपके कहने के ऊपर आप सुपारी दे रहे हैं ना, आपके कहने के ऊपर कत्ल हो रहा है तो आपको सज़ा मिलेगी ना उस चीज़ की। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि एक बंदे ने अभी चोरी की नहीं, उसने अभी चोरी की नहीं, आप उसको चोरी की सज़ा दे रहे हैं। नहीं, हम उससे तशरीह मांग रहे हैं। देखें चीज़ें इस तरफ जा सकती हैं। मैं आपको एक और चीज़ इसमें एडिशन करना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि मेरे ख्याल में ताहयात नाअहली होनी चाहिए, अभी आपने ये वर्ड यूज़ किए हैं, इसलिए मैं इस चीज़ को बढ़ावा दिया। बिल्कुल सर, मैं इस चीज़ से तो अभी भी डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मैं जब आर्टिकल 63(8) की ए की जो मैंने जो जितना उसको समझा है उसका कंडक्ट नहीं हुआ अभी, लेकिन कंडक्ट होने के बाद सज़ा यही बनती है, क्योंकि 63(a) के तहत ये है कि आप अगर फ़र्ज़ करें अदम एतमाद या एतमाद की सूरत में, वज़ीर आज़म या वज़ीर आला की सूरत में, या माली बिल की सूरत में, ये तो ये चीज़ है ना कि आप अंगेज जा रहे हैं, उसमें तो ये तक लिखा हुआ है कि अगर आप बिला वजह हाज़िर नहीं होते, आप बिला वजह वोट कास्ट नहीं करते, तो उसकी भी यही सज़ा है कि आप जो है ऐसा नहीं कर सकते। आपके ख़िलाफ़ उस सूरत में पार्टी जो है शोकाज नोटिस जारी कर सकती है, पार्टी आपको रुकनीत से जो है वो फारिग कर सकती है। ठीक हो गया। जिशान भाई, अब लोकल बॉडी का इलेक्शन बज़ाहिर नज़दीक लग रहा है, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट ने भी उसकी एक डेट दे दी हुई है, तो उस हवाले से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। क्या ख्याल है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इतनी मुश्किल में है तो उसकी वजह कहीं ये तो नहीं है कि हमने उस वक्त वर्कर को निगलेक्ट करके, वर्कर को इग्नोर करके बाहर से बंदे लाकर तो हमने उनको टिकटें दी थी? क्या उस वक्त हल्के के अंदर पीटीआई के वर्कर मौजूद नहीं थे? तो कहीं लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी ऐसा ना हो? बिल्कुल, कुछ चीज़ें ऐसी हैं थी और शायद अभी भी हैं
میں اس چیز کو سمجھتا ہوں. اور میں پی پی ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ پی پی 38 میں جیسے ہم لوگوں نے متحد ہو کے الیکشن لڑا ہے, اور ہم لوگوں کو پورے پاکستان میں, خالی پنجاب یا سیالکوٹ میں نہیں, پورے پاکستان میں ویسے متحد ہو کے الیکشن لڑنے چاہیے, کیونکہ کارکن کے بغیر لیڈر نہیں ہے اور لیڈر کے بغیر کارکن نہیں. جب تک ہمارے لیڈر اس چیز کو نہ سمجھ لیں اور جب تک کارکن اس چیز کو نہ سمجھ لیں, یہ جو ہے اس طرح کی مشکلات آتی رہیں گی. ویسے بھی پی ٹی آئی جب سے آئی ہے ہمارے تو اوپر مشکلات کا سایہ کبھی کرونا کی وجہ سے, کبھی کسی مجھے یہ بتا دیں کہ 4-5 نام ہیں جو میں بھی آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اس میں سر فہرست ہیں عمر ڈار صاحب, وہ بھی خواہش رکھتے ہیں میئر سیالکوٹ کے لیے. عمر فاروق ماہر ہیں, ان کے ساتھ ساتھ الحاج میاں شاہد صاحب ہیں, افشاں نور سڈل ہیں, اور خان صاحب نوجوانوں کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں, ایک نوجوان دانیال باجوہ صاحب. یہ 4-5 نام ہیں جو سامنے آ رہے ہیں اس وقت. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا ایسا بندہ ہے کہ جس کو اولین ترجیح دیتے وہ اس کو ٹکٹ دینی چاہیے اور وہ سیالکوٹ کے لیے بہتر ہے؟ لیکن چیز یہ ہے کہ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے جتنے بھی مخالفین ہیں جو سیالکوٹ میں ہیں, وہ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے زیادہ کام کس نے کیا, کون پرانا ورکر ہے, اور کس کو آج بھی لوگ پسند کرتے ہیں, کس کے ساتھ آج بھی ورکر کھڑا ہے. تو میرا ذاتی حال ہے میر عمر فاروق ماہر, اس سے تو بہتر آپشن آپ کو نہیں ملے گی. دوسری چیز جہاں تک الحاظ صاحب کی بات ہے, دانیال صاحب کی بات ہے, افشاں نور سڈل صاحبہ کی بات ہے, یہ بھی لوگ ورکر ہیں. لیکن اگر میں ان کو کیٹیگری وائز ڈیوائڈ کروں تو میرا ذاتی حال ہے کہ میر عمر فاروق ماہر ان سب سے اوپر آتا ہے. ڈار صاحب کو صرف اس وجہ سے میں کر رہا ہوں کہ یار آپ آلریڈی ایک ایم این اے کی سیٹ, یا آپ مشیر آپ کے گھر پہ ایک موجود ہے, آپ ایک ایم این اے کا الیکشن آلریڈی لڑ چکے, 2 دفعہ لڑ چکے ہیں, آگے بھی الحمدللہ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ آپ ہی انہیں لڑنا ہے. تو پھر اس کو فیملی پالیٹکس نہ کریں, اس کو جو ہے نا آپ اوپن رکھیں, تاکہ جیسے خان صاحب نے کہا کہ میری پارٹی فیملی پالیٹکس نہیں ہے, یہاں پہ فیملیز کا وہ کوئی نہیں ہے. اور انشاءاللہ مجھے امید بھی یہی ہے کہ میر عمر فاروق ماہر صاحب کو اس دفعہ میئر کا الیکشن پارٹی ضرور لڑوائے گی. جی بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ ہیں میر ذیشان مشتاق ایڈوکیٹ, وزیر اعلیٰ شکایت سل کے وائس چیئرمین اس وقت ضلع سیالکوٹ کے. وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے, ان کی گفتگو کو آپ نے سنا ہے کہ آرٹیکل 63A کے حوالے سے وہ بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو ایکسپلین کر کے بتا رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ کے لیے اگر دیکھا جائے تو سیالکوٹ میں ورک کرنا ہے تو ایک ورکر میر عمر فاروق ماہر صاحب کو آگے آنا چاہیے. سارے کے سارے جو کارکن ہیں ان کی لیڈرشپ کے زیر سایہ سارے کے سارے متحد ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی اسکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.